वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आरवी जोशी और बात करेंगे आज के सेशन में 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन हेलो एरीन्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में जो कुछ हमने डिस्कस किया है उसको थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, फिर बढ़ेंगे आज के इस लेक्चर की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया वो था यहाँ पर एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन मेथड्स हमने डिस्कस किए और बताया गया था कि एल्कोहल से किस तरीके से एल्किल हैलाइड बनाए जाते हैं, ये हमने वहाँ पे डिस्कस किया। चलिए देखते हैं यहाँ पर एल्कोहल्स की अगर बात करें तो एल्कोहल की रिएक्शन हमने ये सारी डिस्कस की है। एल्कोहल की रिएक्शन अगर HCl के साथ करवाई जाए तो ऐसे में RCl और वाटर मॉलिक्यूल आपको मिल जाता है। इस रिएक्शन में आपने ZnCl2 एज ए रिएजेंट एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ किया था। ZnCl2 को यूज़ करने का क्या पर्पज़ था ये हमने वहाँ पे पढ़ा। हमने कहा कि अगर आप इस रिएक्शन में 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल को यूज़ करेंगे तो ऐसे में क्या होता है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है। ऐसे में रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम ZnCl2 को एज ए रिएजेंट एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हमें ZnCl2 की ज़रूरत वहाँ पर नहीं होती है। साथ ही साथ आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप इस रिएक्शन में ZnCl2 यूज़ नहीं करेंगे तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि H2O जो होता है, H2O क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। और ऐसे में जब ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करता है तो ये RCl के साथ क्या कर लेता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN अभिक्रिया शो करता है, जिसकी वजह से ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में बदल जाता है, जो कि इसका इनिशियल यहाँ पर हमने रिएक्टेंट लिया हुआ था। ठीक है, और हम क्या चाह रहे थे, RCl ज़्यादा से ज़्यादा बने, जबकि ऐसा नहीं होगा अगर आप ZnCl2 यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज रिएक्शन क्या हो जाता है यहाँ पर, रिएक्शन जो है वो रिवर्स में चला जाता है इस तरीके से। क्लियर है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एल्कोहल की रिएक्शन अगर NaBr से हो तो इस रिएक्शन में हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया। क्यों यूज़ किया ये भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया। हमने कहा कि अगर आप एल्कोहल की रिएक्शन NaBr से करवाते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एल्कोहल NaBr से रिएक्शन करके RBr बना लेगा और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaOH बन जाएगा। बिकॉज ये पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इस रिएक्शन में NaOH जो होता है, ये NaOH जो होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है और साथ ही ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है। और इसी वजह से ये वैसा ही काम करेगा जैसा वाटर मॉलिक्यूल करता है, किसके साथ, RCl के साथ। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये RBr के साथ वैसा ही करेगा जैसा किसने किया था, जैसा वाटर मॉलिक्यूल ने RCl के साथ किया था। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और वह वापस से वही चीज़ें होंगी जो हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को और इसकी बेसिसिटी को कम करने के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड को हमने यूज़ किया है, जो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसी के साथ साथ बात कर लें थर्ड रिएक्शन, यहाँ पर एल्कोहल रिएक्शन विद PX3 होता है। इस रिएक्शन में RX भी मिलता है, H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड भी मिलता है। तो आप बात कर सकते हैं कि यहाँ पर आप X जो है वो क्लोरीन या ब्रोमीन की ही बात करेंगे, फ्लोरीन आयोडीन की आप बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शंस होंगी वो एक्सप्लोसिव टाइप की रिएक्शंस होती हैं। आयोडीन की अगर बात कर लें तो आयोडीन की जो रिएक्शंस होती हैं वो कहीं ना कहीं रिवर्स रिएक्शन भी चली जाती हैं। ठीक है, इसलिए हमको इनको कंसिडर नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ अगर बात कर लें एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप PCl5 के साथ कराते हैं तो ऐसे में RCl POCl3 HCl आपको मिल जाता है इजीली। ठीक है, एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करवाएं, किसके साथ, Br2 और I2 के साथ कराएं तो RX एल्किल हैलाइड आपको मिल जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन इस सेगमेंट की है वो है एल्कोहल रिएक्ट विद SOCl2। SOCl2 को कहा जाता है थायोनिल क्लोराइड इसको कहा जाता है। और थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन जब एल्कोहल के साथ होती है तो ऐसे में आपको RCl आपका मेन प्रोडक्ट मिलता है। साइड प्रोडक्ट या फिर हम बाई प्रोडक्ट की बात करें तो आपको SO2 और HCl मिल जाता है। SO2 और HCl जो होते हैं ये दोनों के दोनों गैस प्रोडक्ट होते हैं, यानी गैसियस होते हैं। गैस होने की वजह से खुद से बाहर चले जाते हैं, इनको हटाने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे में आपको प्योर RCl मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है एल्कोहल रिएक्ट विद SOCl2। यानी इस रिएक्शन का एक नाम है जिसको हमने डिस्कस किया था, डार्जन रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहा जाता है डार्जन प्रोसेस, इस प्रोसेस को कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए।
इसके अलावा भी हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की, जैसे कहा कि हाइड्रोकार्बन से भी क्या किया जा सकता है, एल्किल हैलाइड बनाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले हमने एल्केन्स की बात की। एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाने एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए सबसे पहला जो तरीका है वो है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन क्या होता है, यानी मुक्त मूलक हैलोजन क्या होता है, तो आप ध्यान से देखें यहाँ पर हैलोजन का मतलब होता है हैलोजन का एडिशन होना। क्या होना, हैलोजन का एडिशन होना। और फ्री रेडिकल एक वो फ्री रेडिकल आपने सुना होगा जीओसी वाले सेगमेंट में, मुक्त मूलक के नाम के बारे में सुना होगा, जहाँ पर आप देखते हैं किसी भी एटम के ऊपर क्या होता है, अगर आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलता है तो इस स्पीसीज़ को क्या कहा जाता है, वहाँ पर फ्री रेडिकल मुक्त मूलक कहा जाता है। इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, एक बार ये जनरेट होते हैं तो फिर फाइनली ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको इंटरमीडिएट्स या मध्यवर्ती कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एल्केनो से मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एल्केनो के मुक्त मूलक या तो आप क्लोरीनन की बात कर रहे हैं या ब्रोमिनन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वहाँ पर आपको मोनो और पॉली हैलो एल्केनो का जटिल मिश्रण मिलता है, मतलब आपको मिक्सचर में मिलेगा प्रोडक्ट में आपको मिक्सचर मिलता है, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है। ठीक है, अब ऐसे में उनको पृथक करना होगा, जिसको कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इनका जो हमें आउटपुट है वो बहुत कम मिलता है। ठीक है, बात करते हैं कि यहाँ पर होगा कैसे। जैसे अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, ये है एन ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन है, इसको एन ब्यूटेन हम कहेंगे। एन ब्यूटेन की अगर आप बात करें तो ध्यान से देखो, एन ब्यूटेन की रिएक्शन करवाई जा रही है क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ करवाई जा रही है, Br2 के साथ कराई जा सकती है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, और साथ ही साथ यहाँ पर टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, या तो आप टेम्परेचर ले लो या अल्ट्रावायलेट लाइट ले लो। तो होगा क्या कि ये जितने भी जो आपको एल्केन दिख रहा है, इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले जैसे Cl2 का एडिशन कैसे करोगे, इसके लिए क्या होता है कि Cl2 जो होता है ये भी अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में टूटता है। जब टूटता है तो ये Cl रेडिकल बनाता है, और ऐसे में क्या होता है कि ये जो कार्बन चेन आपको दिख रही है, इसमें आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर भी रेडिकल जनरेट करने होते हैं। अब आप सोचोगे किसके पास रेडिकल, कहाँ से रेडिकल जनरेट करेंगे, तो रेडिकल जनरेट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ये पता कर लो कि इस कार्बन चेन में कितने टाइप के कार्बन है, कितने टाइप के हाइड्रोजन है। टाइप से क्या मतलब है, टाइप से हमारा मतलब है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन्स के बारे में पता करना है, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन्स के बारे में हमें पता करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिग्री वाला कार्बन, यानी कि कार्बन की डिग्री कैसे पता करना है, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, और ये 1 डिग्री कार्बन है। ऐसे में क्या होगा, अगर आप बात करें हाइड्रोजन की कि कितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे, तो ये पता करने के लिए आप सिंपली ये देख लेना, जिस कार्बन से वो कनेक्ट है, ठीक है, जिस कार्बन से वो कनेक्ट है उतना ही डिग्री उसका होगा। अगर 1 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 2 डिग्री से हो ही जाएगा। 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है और तो ऐसे में वो 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन 4 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए ध्यान रख लेना 4 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं होता है। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो ऐसे में जितने टाइप के हाइड्रोजन्स होंगे उतने टाइप्स के यहाँ पर प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो ये 1 डिग्री था, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। ऐसे में 2 ही प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। एक बार इन दोनों में से किसी एक पर लगा दो, एक बार इन दोनों में से किसी एक पर हम क्या कर सकते हैं, फ्री रेडिकल यानी सब्स्टिट्यूशन वहाँ पर करवा सकते हैं। फ्री रेडिकल क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो हेलोजिनेशन यहाँ पे करवाया जा सकता है। अब ध्यान से देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बार हमने Cl को कहाँ ऐड किया है, फर्स्ट वाले कार्बन पे, एक बार हमने Cl को कहाँ ऐड किया है, सेकंड वाले कार्बन पे। तो हमने कहा कि इन दोनों में से किसी एक पर ऐड कर दिया, इन दोनों में से किसी एक पर ऐड कर दिया। बात आती है कि ये 2 प्रोडक्ट जो आपको मिले, इनमें स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा, यानी किस प्रोडक्ट की यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ये बात भी हम पता कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो आपको प्रोडक्ट मिला, यानी ये जो हैलाइड प्रोडक्ट आपको मिला है, इसमें आप देखिए कि ये जो रेडिकल यहाँ पर बना होगा, पहले यहाँ पर रेडिकल बना होगा तो ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री रेडिकल होगा, और यहाँ पर जो रेडिकल बना होगा वो 1 डिग्री रेडिकल होगा। क्यों, क्योंकि आगे ये एक ही कार्बन चेन से लगा है, तो यहाँ पर ये 2 कार्बन चेन से लगा होगा। Cl तो आपका इस तरीके से कनेक्ट है ना। ठीक है, ये तो हमने अब कनेक्ट किया है, कब, जब रेडिकल जनरेट हो गया। क्लियर है, अब ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पता है कि 2 डिग्री रेडिकल जो होता है वो 1 डिग्री रेडिकल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट आपको मिला है ये ज़्यादा स्टेबल है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा।
और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, नेक्स्ट है एल्कीन से किस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, एल्कीन से किस तरीके से हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं एल्कीन से। अगर हम बात करें कि एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाना हो, है ना, एल्कीन से अगर आपको एल्किल हैलाइड बनाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX की रिएक्शन आप करवाओ, किसके साथ, एल्कीन्स के साथ करवाओ। एल्कीन तो आपको पता ही होगा, एल्कीन के साथ जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन या योगज द्वारा HX, अब HX में क्या क्या हो सकता है आपके पास, हाइड्रोजन क्लोराइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन आयोडाइड भी हो सकता है, यानी HCl, HBr और HI हो सकता है, लेकिन HF नहीं होगा। HF में क्या होता है कि HF में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का ये जो बॉन्ड होता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को तोड़ पाना आसान नहीं होता है, और इसी वजह से HF की रिएक्शन को हम शो नहीं कर रहे, कंसिडर नहीं कर रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास जो HX है, HCl, HBr और HI जो होगा, इसकी रिएक्शन आप एल्कीन से करवाएंगे। अब एल्कीन भी यहाँ पर दो टाइप की हो सकती है, एल्कीन आपको सिमेट्रिक भी मिल सकती है, एसिमेट्रिक भी मिल सकती है। सिमेट्रिक या सममित एल्कीन उस एल्कीन को कहा जाएगा जहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन के ये जो कार्बन पोजीशन, इस तरीके से पोजीशंस हैं, अगर यहाँ पर इस कार्बन पे भी एनवायरनमेंट और इस कार्बन पे एनवायरनमेंट दोनों में अगर सेम मिलता है, सेम एनवायरनमेंट अगर मिल रहा है तो उसको सिमेट्रिक कह देंगे। अगर इस वाले का एनवायरनमेंट दूसरे वाले कार्बन से डिफरेंट है, मतलब दोनों का अलग अलग दोनों का जो एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम उसको एसिमेट्रिक क्या कह देंगे, एल्कीन कह देंगे। अब देखो ध्यान से, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझे, तो यहाँ पर अगर हमने क्या कहा, यहाँ पर CH3 कनेक्ट है, यहाँ CH3 कनेक्ट है, यहाँ CH3 है और यहाँ CH3 है। तो आप देखें तो इस कार्बन पर भी CH3 ही कनेक्ट है, जबकि इस कार्बन पर भी वैसा ही एनवायरनमेंट है, तो हम इसको कहेंगे सिमेट्रिक एल्कीन, एक समान, ठीक है, एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं कि इस पर HX का एडिशन होगा कैसे। जैसे अगर आप बात करें H पॉजिटिव होगा, X नेगेटिव होगा, तो आप तो यही सोच रहे हो ना कि किस पर हम X को जोड़ें, किस पर H को जोड़ें। तो सिंपली पहले ये ध्यान रख लो कि अगर एल्कीन सिमेट्रिक है तो आप एक इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पे आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है, और साथ ही दूसरे कार्बन पे क्या करना है, हेलोजन को जोड़ना है। किसी पर भी जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर एल्कीन सिमेट्रिक है। और साथ ही साथ आप ऐसा भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली नहीं करेंगे कि हाइड्रोजन को आप इस पे जोड़ दिए और पाई बॉन्ड को आपने ऐसे कैसे रख दिया। भाई कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है, तो कार्बन की जब 4 ही वैलेंसी होती है तो 4 को मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो जो आप ध्यान से देखें, इस डबल के अंदर एक कैसा होता है, पाई बॉन्ड होता है, दूसरा सिग्मा होता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा के कंपैरिजन में वीक होता है, वो इजीली टूट जाता है। तो पाई बॉन्ड टूटेगा और ऐसे में 2 सिग्मा वहाँ पर बन जाएंगे इस तरीके से। तो हम देख सकते हैं कि HX का एडिशन किस तरीके से हुआ है। ये तब की बात है अगर सिमेट्रिक हो, कहीं पर भी ऐड कर दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एल्कीन कैसी हो, एसिमेट्रिक हो, तो क्या होगा, देखो प्रोपीन की बात करें, प्रोपीन क्या होता है, 3 कार्बन की चेन होती है, प्रोप का मतलब 3 होता है, इन का मतलब डबल बॉन्ड होगा, कहीं भी लगा दो इन दोनों पोजीशन में से। अब बात आती है कि इसको हम अगर कंप्लीट करें, वैलेंसी अगर कंप्लीट करें तो CH2 CH और CH3 ये होता है प्रोपीन। प्रोपीन के ऊपर हमें क्या करना है, HI की रिएक्शन करवानी है, तो ये H पॉजिटिव होगा, ये I नेगेटिव होगा। अब आप क्या करोगे, किस हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को कहाँ ऐड करोगे, आयोडीन को कहाँ ऐड करोगे। तो सिंपली यहाँ पर हम एक रूल पढ़ते हैं जिसका नाम है मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है ये समझ लेते हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है ये भी हम समझेंगे। मतलब मार्कोनिकोव रूल जो हम पढ़ते हैं उसके पीछे का असल में कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। ये तो जस्ट एक रूल है, बट इसके पीछे की जो कहानी है, असल में जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम समझेंगे, ऐसा क्यों है, ठीक है, किस चीज़ को यहाँ पर फॉलो किया गया है। चलो पहले मार्कोनिकोव रूल को समझ लेते हैं। मार्कोनिकोव ने कितना कुछ बताया, देखिए ध्यान से। ये है प्रोपीन मतलब 3 कार्बन की चेन, एक डबल बॉन्ड होगा, वैलेंसी आपने कंप्लीट कर दी, HI के साथ रिएक्शन होगी, H पॉजिटिव I नेगेटिव। अब आप क्या कर रहे हैं, मार्कोनिकोव ने जो कहा वो सुन लो पहले। मार्कोनिकोव ने कहा कि किसी भी HX का जब आप एडिशन कर रहे हो तो हाइड्रोजन किस कार्बन पे जाके अटैच होगा, हाइड्रोजन उस कार्बन पे यानी उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके अटैच होता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। इन दोनों में हाइड्रोजन की संख्या किस कार्बन पे ज़्यादा है,
इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ पर जाएगा हाइड्रोजन, और हैलोजन वाला जो पार्ट है वो उस कार्बन पे जाके अटैच होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये तो कहता है मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है। ठीक है, फिर से समझ लो, मार्कोनिकोव ने क्या कहा, मार्कोनिकोव ने कहा कि HI जैसे HX का जो भी है, HX होगा ना, इस HX से समझो इसको, कि उन्होंने कहा कि मार्कोनिकोव ने कहा कि HX में हाइड्रोजन वाला जो पार्ट होगा ये डबल बॉन्डेड जो कार्बन्स हैं उनमें से उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, और हैलोजन वाला पार्ट उस कार्बन पे जाके अटैच होगा, यानी उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये तो है मार्कोनिकोव रूल। सिंपली आप इसको समझेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट आप बना भी लेंगे, है ना। लेकिन मार्कोनिकोव ने जो बात कही है, ये दोनों प्रोडक्ट तो मिल जाएंगे, लेकिन मार्कोनिकोव ने जो बात कही है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहा है, देखो ध्यान से। मार्कोनिकोव ने कहा कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, हैलोजन उस कार्बन पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ऐसे में मेजर प्रोडक्ट आपको ये मिला। ये तो मार्कोनिकोव रूल हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं इसी को मेजर बताया गया है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की कहानी को जाने तो क्या है, चलिए बात करें। अब ध्यान से देखना, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि आप जीओसी जब पढ़ते हैं तो आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, तो वो बहुत बेसिक पार्ट होता है, आप उसी पार्ट का यूज़ यहाँ पर भी है। देखो ध्यान से, HI को हम देख रहे हैं तो HI में ये वाला पार्ट हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है, ये नेगेटिव पार्ट नज़र आ रहा है। प्रोपीन को आप देख रहे हैं तो आप प्रोपीन के अंदर ये वाली जो साइड नज़र आ रही है, कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं इस बात को शो करती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है। अच्छी खासी का मतलब है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और डबल में एक होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में, ध्यान से सुनना, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। और जब वीक होता है तो ऐसे में क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये सिग्मा के कंपैरिजन में क्या है, वीक बॉन्ड है, और वीक होने की वजह से ये इजीली टूट जाता है। इजीली टूटने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड पर अच्छी खासी है। अब बात आती है कि जब इस साइड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा ये किस पार्ट को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, नेगेटिव पार्ट को या पॉजिटिव पार्ट को। तो आप कहेंगे कि पॉजिटिव को ही करेगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तो नेगेटिव है ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड अटैक करेगी पॉजिटिव को। तो ऐसे में ये वाली साइड कहाँ अटैक करेगी, इस H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगी, और ऐसे में क्या होगा कि जैसे ही ये अटैक करेगी ये H पॉजिटिव जो है ये कहाँ किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इस साइड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब इन दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा। डिसाइड करने का मतलब ये है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है एक बार क्या करेंगे, इसकी तरफ जाएंगे, एक बार इसकी तरफ जाएंगे, लेकिन किसकी तरफ ज़्यादा स्टेबल इनको मतलब किसकी तरफ जाने से स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, ये बात भी हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, देखो अगर H पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा इस साइड की ओर तो ऐसे में क्या होगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, मान लो एक बार यहाँ पर आए सॉरी, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या हुए, एक बार इस साइड पर आ गए, इस कार्बन पे अट्रैक्ट हो गए या इस कार्बन पर इस तरीके से पहुंच गए, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब नेगेटिव चार्ज वाली और पॉजिटिव चार्ज वाली साइड को ध्यान से देखो। अब हमें ये बताओ कि H पर चार्ज क्या है, हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इस कार्बन पे आपका हाइड्रोजन जुड़ गया, तो कैसा बनेगा, CH3 CH, और यहाँ पर जुड़ गया हाइड्रोजन और डबल हो गया सिंगल, और ये हो गया CH2, और यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जब पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होंगे तो इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, तो ऐसे में बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब इसको ध्यान से देखना, ये जो कार्बन है ये है कैसा, ये कार्बन आगे एक ही कार्बन चेन से लगा है, ऐसे में ये 1 डिग्री है, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है, कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज हो उसको कार्बोकैटायन कहते हैं, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो उतना स्टेबल नहीं है जितने और कार्बोकैटायन होंगे, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो आप ध्यान से देखें, अब सिंपली जोड़ने को तो आप जोड़ सकते हो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो जो नेगेटिव पार्ट बचा है, आयोडीन बचा है, आयोडीन को आप यहाँ जोड़ देंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा, तो प्रोडक्ट आपका ये वाला मिल जाएगा।
तो पहला प्रोडक्ट तो आपको मिल गया ये वाला, लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा है, ठीक है। अभी देखो दूसरा प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, फिर दोनों की बात करेंगे। दूसरा प्रोडक्ट क्या है कि अब क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट करेंगे इस तरीके से, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। नेगेटिव वाले साइड से कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, और इस वाली साइड से क्या जुड़ जाएगा, ये, ठीक है। देखो कैसे, ये कार्बन है CH3CH, ठीक है, इस पर चार्ज है पॉजिटिव आ गया, इस CH2 के साथ जुड़ गया हाइड्रोजन, जिसको मैं किस तरीके से लिख सकते हैं, ये CH3 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो इस कार्बन को, ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन है 2 डिग्री, क्यों, क्योंकि इधर भी कार्बन चेन है इधर भी कार्बन चेन है, तो 2 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये चीज़ हम कहाँ पढ़ते हैं, GOC वाले सेगमेंट पे पढ़ते हैं। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री जो होगा उससे कम, 1 डिग्री सबसे कम होता है। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन्स का नंबर सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे में हाइपर कंजुगेशन सबसे ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलता है, और हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बना था 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से और ये बना था 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से, ठीक है। और इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है, और यही तो मार्कोनिकोव कहता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो अपने पास है वो ये है कि हैलोजन का संयोजन किस तरीके से करें। मतलब अभी तो हमने HX का संयोजन किया था, हाइड्रोजन हैलाइड का किया था, लेकिन अभी हमें जो करना है वो हैलोजन का करना है, X2 का करना है। अब X2 में क्या क्या हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, लेकिन F2 की बात आप नहीं करेंगे, जनरली नहीं करेंगे। हाँ, इसमें आप I2 की भी बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि I2 वाला ये बॉन्ड ना बहुत वीक होता है, बहुत वीक होने की वजह से बहुत जल्दी टूट भी जाता है। रिएक्शंस बहुत ज़्यादा कह सकते हो बहुत रैपिड होगी, रिएक्शन फास्ट होगी, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरली Cl2 और Br2 की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हैलोजन के संयोजन द्वारा होगा कैसे, यानी कि एल्कीन्स के ऊपर आप X2 का एडिशन करोगे। हैलोजन के संयोजन द्वारा CCl4 के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रोमीन को लेना है। आप CCl4 का एक इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले एक कंटेनर ले लो, इसमें CCl4 का आपने सॉल्यूशन लिया या आपने CCl4 रख दिया, ठीक है। इस सॉल्यूशन में आपने ब्रोमीन को ऐड कर दिया। ब्रोमीन ऐड करने के बाद इसका जो कलर मिला, ये जो कलर होता है ब्रोमीन के साथ, इसका कलर जो है, ये ब्रोमीन का कलर कैसा होता है, रेड होता है। कैसा कलर होता है भाई, रेड कलर होता है। ये कलर में कैसा होता है, रेड। इस वजह से ये सॉल्यूशन कैसा बन गया, रेड बन गया। तो आपने क्या किया कि CCl4 के सॉल्यूशन में जब ब्रोमीन को ऐड किया तो हमें दिख रहा है ये रेड कलर का है। अब क्या हुआ कि इसी सॉल्यूशन के अंदर इसमें हमने क्या कर दिया, एल्कीन को ऐड किया। क्या किया हमने, एल्कीन को ऐड किया, और जैसे ही हमने इसमें एल्कीन को ऐड किया, ये क्या है भाई, एल्कीन। जैसे ही हमने इसमें एल्कीन को ऐड किया, अब क्या हो गया कि इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो बदल गया। मतलब अभी जो रेड था वो क्या हो गया, गायब हो गया। रेड कलर जो है ना उसका वो गायब हो गया, और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो आपने डाला है, जो भी आपने मॉलिक्यूल अंदर डाला है या प्रोडक्ट आपने जो भी सब्सटेंस आपने उसमें पुट किया है, रखा है, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, वो कहीं ना कहीं उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। देखो CCl4 में घुली ब्रोमीन को एल्कीन में डालने पर ब्रोमीन का जो कलर है वो लाल रंग होता है, जो कि वहाँ पर विलुप्त हो जाता है। यह किसी अणु में द्विआबंध की पहचान करने के लिए, डबल बॉन्ड की पहचान करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इस प्रयोगशाला विधि को यूज़ किया जाता है। इस संयोजन के परिणाम स्वरूप जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो है विस डाई ब्रोमाइड कंपाउंड। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन तो आपने लिया ही था, साथ ही साथ आपने क्या देखा यहाँ पर कि फाइनल जो आपको मिला वो कलरलेस प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो देखो ध्यान से, इस तरीके से ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपने एल्कीन देखा है, एल्कीन की जो रिएक्शन है वो Br2 से हो रही है CCl4 के सॉल्यूशन में। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर Br का एडिशन हो गया दोनों कार्बन्स के ऊपर। क्यों, क्योंकि जब पाई बॉन्ड टूटता है तो ऐसे में एक पाई के टूटने से 2 सिग्मा बनते हैं, और जब 2 सिग्मा बनेंगे तो इस तरीके से बन जाएंगे, जिस पर दोनों पर एक एक Br करके ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन अगर बात कर ले तो नेक्स्ट आता है हैलोजन विनिमय। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पर, हैलोजन विनिमय की बात करते हैं।
हैलोजन विनिमय द्वारा किस तरीके से हो सकता है, हैलोजन एक्सचेंज के जरिए किस तरीके से हो सकता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर दो टाइप की रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे एल्किल आयोडाइड के लिए, तो दूसरी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, एल्किल फ्लोराइड के लिए। एक हम पढ़ेंगे एल्किल आयोडाइड के लिए, तो दूसरी हम पढ़ेंगे एल्किल फ्लोराइड प्रोडक्ट को बनाने के लिए। दोनों नेम रिएक्शंस हैं, दोनों को याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत बार पेपर्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। बात करते हैं हैलोजन विनिमय द्वारा। पहली रिएक्शन की बात करें, एल्किल आयोडाइडो यानी कि RI को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले प्राय एल्किल क्लोराइड आप ले सकते हैं या एल्किल ब्रोमाइड आप ले सकते हैं। इनकी रिएक्शन आप क्या करेंगे, शुष्क एसीटोन में NaI के साथ करवाई जाती है और इस रिएक्शन को बोला जाता है फिंकेस्टाइन रिएक्शन। क्या मतलब ये कि आप RX ले रहे हो, RX में जो ये X वाला पार्ट है ये या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, शुष्क एसीटोन। शुष्क एसीटोन का मतलब है आप वाटर एडिशन नहीं रखेंगे, पानी को यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज अगर वाटर आ गया ना तो वहाँ पर क्या होगा, जो हम पढ़ चुके हैं, वाटर अगर आएगा तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर देगा, किसके साथ, RX के साथ, ठीक है, जो हम नहीं चाहते। और इसी वजह से हमने क्या किया यहाँ पर, शुष्क एसीटोन एक मीडियम प्रोवाइड करता है यहाँ पर, ठीक है। तो बात आती है कि जैसे ही RX की रिएक्शन NaI यानी सोडियम आयोडाइड के साथ होगी, ऐसे में शुष्क एसीटोन की प्रेजेंस में होगी, तो फाइनली आपको जो मिलता है, आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है, यहाँ पर RI मिल जाता है, ठीक है, RI मिलेगा और साथ ही NaX मिलेगा। NaX में आपके पास क्या क्या हो सकता है, ठीक है, या तो आपके पास NaBr होगा, ठीक है, या तो NaBr होगा या NaCl होगा। ये दोनों की ना PPT मिलती है, प्रेसिपिटेट मिलता है, आउटशेप मिल जाता है, नीचे बैठ जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसी में बात करें तो इस प्रकार NaCl NaBr शुष्क एसीटोन में आउटशेपित हो जाते हैं और लय सातिल्य का जो नियम पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन फॉरवर्ड ही जानी चाहिए, ठीक है, बैकवर्ड आ नहीं सकती क्योंकि अब प्रेसिपिटेट बन चुका है। ये कहाँ पढ़ते हैं हम, लय सातिल्य का नियम पढ़ते हैं हम, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमें पढ़ने को मिलता है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात कर लें यहाँ पर एक और रिएक्शन जिसका नाम है यहाँ पर धात्विक फ्लोराइड। धात्विक फ्लोराइड क्या क्या हो सकते हैं, पहले तो ये देख लो। धात्विक फ्लोराइड जैसे AgF, Hg2F2, COF2, SbF3, ठीक है, ये क्या है, सिल्वर, ये क्या है, मरकरी, कोबाल्ट, एंटीमनी के फ्लोराइड जो हैं, इनकी प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, या तो एल्किल क्लोराइड ले लो या एल्किल ब्रोमाइड ले लो, इनको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और ऐसे में किसके साथ भाई, ये जितने भी मेटेलिक फ्लोराइड्स आपने लिए हैं, चाहे AgF लो, चाहे Hg2F2 लो, COF2 लो, SbF3 लो, इन सभी मेटेलिक फ्लोराइड्स की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो आप, एल्किल हैलाइड में। किस किस के साथ, तो एक हो सकता है आपके पास RBr और एक हो सकता है आपके पास RCl, ठीक है। तो जब इनके साथ रिएक्शन होगी तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका मिलेगा यहाँ पर फ्लोराइड प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन को समझे, इस रिएक्शन को देखो, CH3Br है, ठीक है, AgF के साथ रिएक्शन हुआ, तो ऐसे में क्या हुआ कि Br वाला पार्ट किसके साथ निकल जाएगा, ये Ag के साथ निकल जाएगा, AgBr का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। और वहीं अगर बात करें CH3F, ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन का भी अपना एक नाम है जिसका नाम है स्वार्ट्ज, ध्यान रख लेना। एल्किल आयोडाइड को बनाने के लिए जिस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है वो नाम आता है फिंकेस्टाइन रिएक्शन, ठीक है, देखो फिंकेस्टाइन रिएक्शन आता है। और ठीक है, एल्किल आयोडाइड को बनाने के लिए फिंकेस्टाइन रिएक्शन को यूज़ किया जाता है, जबकि एल्किल फ्लोराइड को बनाने के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन को यूज़ किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। और इनमें ध्यान रखना रिएजेंट आपने क्या यूज़ किया है, ध्यान, दोनों में रिएजेंट याद रख लेना। सोडियम आयोडाइड जो रिएजेंट है वो कहाँ यूज़ करते हैं, AgF यानी मेटेलिक फ्लोराइड्स की अगर बात करें तो उनको किस रिएक्शन में हम यूज़ कर रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे वो नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और अपना जो क्वेश्चन अब है वो ये है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। CH3 होल्ड वाइज CH2 CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीनन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समभावियों को पहचानना है। ये वैसी रिएक्शन है जैसे हमने कहा कि एल्केन से हम क्या बनाना चाह रहे हैं, एल्किल हैलाइड्स बनाना चाह रहे हैं, और उसमें हम क्या करेंगे,
फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन करवाना चाह रहे हैं, मुक्त मूलक क्लोरीनेशन करवाना चाह रहे हैं, तो कैसे करवा सकते हैं? तो हमने कहा था कि होगा क्या, होगा ये कि इस रिएक्शन को, पहले तो इसको लिख लो ढंग से। इसको लिख कैसे सकते हैं हम? जैसे टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? देखो यहाँ पर 2 लगा हुआ है, यानी कि 2 लगा हुआ है, इसका मतलब है 2 कार्बन यहाँ पर है, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके, 5 कार्बन की चेन होगी जिसमें इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, है ना। ये 5 कार्बन की चेन है। अब बात आती है कि पहली बात तो होगा क्या क्या इसमें, देखो इस, यानी इसका अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप किससे करवा रहे हैं भाई, क्लोरीन से करवाएंगे। और सिंपल सा हमें पता है, क्या पता है हमें, हमने पढ़ा है अभी कि मुक्त मूलक जो क्लोरीनेशन होता है, मुक्त मूलक जो क्लोरीनेशन होता है वो अल्ट्रावायलेट लाइट या किसकी प्रेजेंस में होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा भाई? अल्ट्रावायलेट लाइट, या इस तरीके से समझो, ये 5 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो ये 5 कार्बन की चेन आपको दिख रही है, इसमें किस तरीके से लगा हुआ है, ये 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। ये 3 कार्बन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस पे होगा कैसे। जैसे हमने कहा कि ये Cl2 का रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में होती है, या फिर आप क्या ले सकते हो, टेम्परेचर ले सकते हो, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन होगा, इसमें होता क्या है कि पहली बात तो ये जो Cl2 आपने यूज़ किया है, ये Cl2 अपने आप में, ये Cl2 इस तरीके से टूट जाता है और रेडिकल जनरेट कर लेता है, Cl रेडिकल बन जाएंगे। साथ ही साथ इस कार्बन चेन में जितने भी कार्बन होंगे, उन कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन्स, ठीक है, उनके भी रेडिकल्स बनेंगे। पहली बात तो ये पता कर लो कितने टाइप के कार्बन हैं, दूसरी बात ये पता कर लो कितने टाइप्स के हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। ये पता करने के बाद उतने ही टाइप के यूनिक प्रोडक्ट आपके पास मिल सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर कितने टाइप के कार्बन होंगे। इस कार्बन चेन को आप देखेंगे ध्यान से, तो ये देखिए, ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री होगा, ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री है, ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री है, ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री, ये कार्बन कैसा, 1 डिग्री। ये कार्बन और ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं, ठीक है। तो ऐसे में इन दोनों पर किसी एक बार, मतलब इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे आप क्या लगाएंगे, क्लोरीन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं, एक बार यहाँ ऐड कर सकते हैं, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। ऐसे में आपको टोटल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। एक यहाँ से मिलेगा, दोनों में से किसी एक से, और 3 यहाँ से, टोटल 4 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो किस तरीके से आप ऐड करेंगे, देखिए एक बार हम क्लोरीन को यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी जो बची है उनको हम किससे कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो आप इसको CH2 लिख दीजिए, ये CH2 होगा, ये CH होगा, ये CH3 होगा और ये CH3 होगा। क्लियर है, पहला ये हो गया। दूसरा हम कहाँ ऐड कर सकते हैं, ये कार्बन की चेन है, एक बार हम यहाँ ऐड कर सकते हैं Cl को, तो ये CH3, ये CH, ये ये CH और ये CH3 होगा और ये CH3 हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड प्रोडक्ट क्या मिल सकता है आपको, ये कार्बन की चेन हो गई, 5 कार्बन की चेन। तो एक बार आप क्या कर सकते हो, इस वाले कार्बन पे ऐड कर सकते हो यहाँ पर। तो ये कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, यहाँ हो गया CH2, ये CH3 होगा और ये CH3 हो जाएगा। क्लियर है। और फाइनली एक प्रोडक्ट यहाँ से मिल सकता है, इस तरीके से इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे, जैसे हम यहाँ जोड़ देते हैं तो यहाँ हो जाएगा Cl और ये आपका CH, CH2 और CH3। ये 4 प्रोडक्ट यहाँ पर मोनो, आप देख सकते हैं मोनोक्लोरो व्युत्पन्न आपको मिल गए हैं यहाँ पर। तो मोनोक्लोरो संरचनात्मक जो समावयवी हैं इस कंपाउंड के अपने मिल चुके हैं यहाँ पर। टोटल कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। क्लियर है। तो आई होप कि आपने इस सेशन में जो कुछ सीखा है वो समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इन वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियोज़ पहुँच सके, ठीक है, ताकि उनकी कोई हेल्प हो सके, ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बने रहिए इन वीडियोज़ के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।